अभी हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को समझेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जीन जो होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है और जीन कोड करता है किसी प्रोटीन को। यह जनरल डेफिनेशन है जीन का। जीन जब ट्रांसक्राइब्ड होता है डीएनए से आरएनए बनता है और फिर आरएनए जब ट्रांसलेटेड होता है तो आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये भी जनरलाइजेशन है। आरएनए का ट्रांसलेशन नॉन कोडिंग सीक्वेंस में भी हो सकता है और नॉन कोडिंग आरएनए है तो उसका फंक्शन डायरेक्ट होगा, कोई ना कोई डायरेक्ट फंक्शन होगा उसका। या कोडिंग सीक्वेंस बनाएगा तो कोडिंग सीक्वेंस में मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन प्रोटीन के रूप में होता है। तो जीन के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जीन स्पेसिफिक फंक्शन जो जीन का है वह जीन एक्सप्रेशन है। ईच जीन हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन इन जीन एक्सप्रेशन। और जीन एक्सप्रेशन क्या है? जीन एक्सप्रेशन है डीएनए का प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाना। अब वह प्रोटीन स्ट्रक्चरल भी हो सकता है, वह प्रोटीन फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। तो आगे हम देख रहे हैं कि डीएनए सीक्वेंस जो टीआरएनए और आरएनए को कोड करता है उसको भी हम लोग जीन कहते हैं। वह डीएनए का सेगमेंट जो किसी पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है उसको सिस्ट्रॉन कहते हैं। तो सिस्ट्रॉन स्ट्रक्चरल जीन हो गया। सिस्ट्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल जीन दैट अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। अब जब जीन के फंक्शन के रेफरेंस में हम लोग बात करेंगे, जीन के बारे में बात करेंगे उसके फंक्शन के रेफरेंस में, तो हम लोग ट्रांसक्रिप्शन जीन का जो मूल फंक्शन हम लोग देख रहे हैं कि वह ट्रांसक्राइब हो रहा है आरएनए के फॉर्म में और आरएनए से उसका फंक्शन डिटरमाइन हो रहा है कि क्या वो प्रोटीन को कोड करेगा या प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा या डायरेक्ट कोई फंक्शन करेगा। तो जीन को अगर समझना है तो हम लोग उसको समझेंगे उसके फंक्शन को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के फॉर्म में। तो यह जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं यह एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम है। अब इसमें हम लोग जैसा कि जानते हैं कि डीएनए के दो सेगमेंट होते हैं, दो स्ट्रैंड्स होते हैं। अब दोनों स्ट्रैंड्स की पहचान हम उसके ओरिएंटेशन के द्वारा करते हैं। जैसे पहला ऊपर वाला स्ट्रैंड देख रहे हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम और दूसरा देख रहे हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इस दो में से दोनों का ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। प्रिंसिपली सैद्धांतिक रूप से दोनों का ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली एक टाइम में एक ही सेगमेंट का ट्रांसक्रिप्शन होता है, एक ही सेगमेंट से आरएनए बनता है। अब इसमें हम देखेंगे कि पूरे सेट में डीएनए का जो सेट है उसमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट फंक्शनली एक्टिव यूनिट बनाने के लिए 3 प्राइमरी रिक्वायर्ड रीजन्स होने चाहिए और 3 प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है 3 रीजन के। पहला रीजन है प्रोमोटर, दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा है टर्मिनेटर। अब इनके पोजीशन को डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारा जो स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम यह रेफरेंस स्ट्रैंड होता है, इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इसी के हिसाब से हम बताएंगे कि प्रोमोटर का पोजीशन क्या है, टर्मिनेटर का पोजीशन क्या है। दूसरा स्ट्रैंड जो है 3 प्राइम और 5 प्राइम है वह कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो डीएनए के ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में 2 स्ट्रैंड्स है, पहला टेम्पलेट स्ट्रैंड्स, दूसरा कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड को एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं और कोडिंग स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसके बारे में हम लास्ट में देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं यूनिवर्सल रूल ऑफ रीडिंग ऑफ एनी सेंटेंस जो है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट है, हमेशा हम लोग बाएं से दाएं तरफ पढ़ते हैं। इसीलिए इन स्ट्रैंड्स को हम पढ़ेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम और यहाँ पढ़ेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो टेम्पलेट का ओरिएंटेशन क्या होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, कोडिंग का ओरिएंटेशन क्या होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम।
क्लियर। अब जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के अप स्ट्रीम की तरफ रहेगा। इस स्ट्रैंड का अप स्ट्रीम, हायर स्ट्रीम क्या है 5 है, डाउन स्ट्रीम क्या है 3 है। तो हमेशा ये प्रोमोटर कोडिंग स्ट्रैंड के अप स्ट्रीम की तरफ रहेगा और टर्मिनेटर डाउन स्ट्रीम की तरफ रहेगा। यह यूनिवर्सल रूल है। अब देखिए, जो रीड करते हैं हम लोग पॉलीपेप्टाइड को, वो हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रीड करेंगे। रीडिंग हमेशा इसी में होगा। यह जो प्रोमोटर है, इसके अप स्ट्रीम मतलब 5 प्राइम की तरफ कुछ रेगुलेटर जीन्स होते हैं, रेगुलेटर सीक्वेंसेज होते हैं। अब ये रेगुलेटर सीक्वेंसेज इन्हांसर्स कहलाते हैं और कुछ साइलेंसर्स कहलाते हैं। इन्हांसर्स ट्रांसक्रिप्शन के बेसल रेट को बढ़ाएगा और साइलेंसर्स घटाएगा। टिपिकल इन्हांसर 100 से 300 बेस पेयर लॉन्ग होता है और बहुत सारे बाइंडिंग साइट से बना होता है। किसके लिए बाइंडिंग साइट होंगे? डीएनए बाइंडिंग साइट्स होते हैं। साइलेंसर्स रेगुलेट करते हैं डीएनए एलिमेंट्स को और ट्रांसक्रिप्शन की गति को कम करते हैं फ्रॉम दियर टारगेट प्रोमोटर्स। ये एनहांसर्स के रिप्रेसिव काउंटर पार्ट्स हैं। अब प्रोमोटर को देखिए किससे बना हुआ है। तो प्रोमोटर दो खास सीक्वेंस से बना है। कोई कहते हैं कोर प्रोमोटर और दूसरे को कहते हैं प्रॉक्सिमल प्रोमोटर सीक्वेंस। कोर प्रोमोटर सीक्वेंस, प्रॉक्सिमल प्रोमोटर सीक्वेंस। कोर प्रोमोटर -34 बेस पेयर अप स्ट्रीम होता है। अप स्ट्रीम मतलब 5 प्राइम की तरफ। माइनस मार्क जब भी हम अप स्ट्रीम की तरफ जाएंगे, लेफ्ट मूव करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, राइट मूव करेंगे किसी भी लैंडमार्क से तो प्लस का साइन होगा। कोर प्रोमोटर अप स्ट्रीम 34 मार्क्स द स्टार्ट साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन बाय बाइंडिंग आरएनए पॉलीमरेज। कोर प्रोमोटर का पोजीशन बता दिया, -34 न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पोजीशन हो गया। और क्या करता है, यह स्टार्ट साइट है ट्रांसक्रिप्शन का। जब यह बाइंड कर जाएगा प्रोमोटर आरएनए पॉलीमरेज से, यहीं पे बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। अदर प्रोटीन नेसेसरी फॉर कॉपिंग डीएनए टू आरएनए, उनसे भी बाइंड करेगा यहाँ पे। द प्रॉक्सिमल प्रोमोटर, अब ये देखिए -250 रीजन, ये और लेफ्ट हो जाएगा, 250 न्यूक्लियोटाइड्स लेफ्ट हो गया। बाइंड्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स टीएफ से बाइंड करता है और कोर प्रोमोटर के मॉडिफाई करेगा कोर प्रोमोटर को फॉर आरएनए पॉलीमरेज। इसके अतिरिक्त -30 लेफ्ट साइड में प्रोमोटर के एक टाटा बॉक्स है, TA बॉक्स, जिसको हॉगनेस बॉक्स भी कहते हैं, और -80 पोजीशन पे CAAT अपस्ट्रीम टाटा पोजीशन है। ये दोनों डिस्टिंक्ट सीक्वेंसेज हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए दोनों का होना जरूरी है। अप स्ट्रीम 5 प्राइम की तरफ, डाउन स्ट्रीम 3 प्राइम की तरफ कुछ सीक्वेंसेज होते हैं जो अनट्रांसक्राइब्ड होते हैं, दोनों तरफ होंगे। तो जो सीक्वेंस अनट्रांसक्राइब्ड होंगे mRNA में, उनको कहेंगे 5 प्राइम UTR, और इधर वाले जो होंगे उसको कहेंगे 3 प्राइम UTR। 5 प्राइम UTR को लीडर सीक्वेंस कहते हैं, 3 प्राइम UTR को ट्रेलर सीक्वेंस कहते हैं। अब इनके बीच का जो डीएनए का स्ट्रैंड है प्रोमोटर और टर्मिनेटर का, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। यही ट्रांसक्राइब होता है, यही आरएनए बनाता है। अब आरएनए बनेगा तो यूकैरियोटिक आरएनए का स्ट्रक्चर अलग होगा, प्रोकैरियोटिक का अलग होगा। यूकैरियोटिक जीन्स जो होते हैं
मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं। मोनोसिस्ट्रोनिक, सिस्ट्रोन जैसा कि बताया गया स्ट्रक्चरल यूनिट है जीन का, सिस्ट्रोन स्ट्रक्चरल जीन है, यूनिट हो गया जो कोड करता है पॉलीपेप्टाइड को। तो यूकैरियोट्स में जो जीन होता है वह एक ही पॉलीपेप्टाइड को कोड करेगा, सिंगल पॉलीपेप्टाइड को कोड करेगा, इसलिए उसको मोनोसिस्ट्रोनिक कहते हैं। और प्रोकैरियोट में जीन जो होते हैं एक साथ कई पॉलीपेप्टाइड्स को कोड कर सकते हैं, इस कारण उनको पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन्स कहते हैं। तो ये हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। Regulatory elements can overlap one another with respect of DNA, able to interact with many competing activators and repressors as well as RNA polymerase. Regulatory elements can overlap one another. जो पोजीशन वो देख रहे हैं, एनहांसर का, साइलेंसर का, ये टाटा बॉक्स, हॉग्निक्स बॉक्स, एक तो इनका डेफिनेट पोजीशन बताया, लेकिन कह रहा है कि इनके रीजन्स आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। The core promoter of eukaryotic genes typically requires additional activation of promoter elements for expression to occur. The core promoter of prokaryotic genes, conversely, is sufficient for strong expression and it's regulated by repression. आप इस पोर्शन को छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन एंड इट्स एक्सप्रेशन। डीएनए हो गया डबल हेलिकल। अब एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यहाँ पे देखिए, प्रोमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है, टर्मिनेटर है। ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो 5 प्राइम पे यूटीआर हो गया लीडर, अनट्रांसलेटेड अनट्रांसक्राइब्ड रीजन यूटीआर। इसके बाद प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस हो गया जिसे प्रोटीन बनना है, फिर से हो गया 3 प्राइम पे यूटीआर ट्रेलर और 3 प्राइम। अब ये एक्सप्रेस होंगे, आरएनए ट्रांसलेटेड होगा पॉलीपेप्टाइड में, इस फिगर को शो कर रहा है। अब थोड़े से डिफरेंसेज है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीन में, उसको समझ लेते हैं। पहला लाइन कह रहा है कि यूकैरियोटिक जीन में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है। जीन स्प्लिटेड है 2 पार्ट में, एक जिसका एक्सप्रेशन हो रहा है, एक जिसका एक्सप्रेशन नहीं होगा। वह पार्ट जो एक्सप्रेस होगा उसको एक्सॉन कहते हैं, वह पार्ट जो प्रोटीन बनाने में भाग लेगा एक्सॉन, वह पार्ट जो प्रोटीन बनाने में भाग नहीं लेगा इंट्रॉन। तो 2 एक्सॉन्स के बीच में इंट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी कि जो पार्ट प्रोटीन बनाएगा वो पार्टीशन है, बीच बीच में इंट्रॉन्स उसके अंदर समाये हुए हैं। तो पहला काम क्या होना चाहिए कि इनकी प्रोसेसिंग होनी चाहिए, रिमूवल होना चाहिए इस एन इनएक्टिव पोर्शंस का, इंट्रॉन्स का रिमूवल जरूरी है। तो जब इनका रिमूवल होता है उस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग हो जाएगा, एक्सॉन 1 एक्सॉन 2 एक्सॉन 3 आपस में जुड़ गए, लाइगेशन हो गया, तो इस आरएनए को हम कहेंगे स्प्लाइस्ड आरएनए। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है एक्साइज्ड, काट के बाहर निकाल देना, एंजाइमेटिक प्रोसेस है, और एक्सॉन्स को लाइगेट कर दिया गया। तो अब जो स्ट्रक्चर बना है उसमें देखिए कि 5 प्राइम पे से लेके 3 प्राइम तक, 5 प्राइम के पहले यूटीआर है, 3 प्राइम के पहले 3 प्राइम के पास भी यूटीआर है, और 2 घटनाएं और होती है। एक होता है 5 प्राइम पे कैपिंग और 3 प्राइम पे टेलिंग। पॉली एडिनाइलेट एडिनोसिन के रेसिड्यूज को जोड़ा जाता है और यहाँ पे मिथाइलेटेड गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़े जाते हैं, कैपिंग एंड टेलिंग। तो 3 घटनाएं घट रही हैं, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग। इन तीनों घटनाओं को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग के बाद एक्टिव आरएनए तैयार होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन किसका हुआ? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का हुआ, और जो प्रोडक्ट बना उसको कहते हैं हम लोग प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट,
और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है यूकैरियोटिक जीन में, मॉडिफिकेशन के प्रोसेस को कहेंगे हम लोग आरएनए प्रोसेसिंग। इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स के बारे में एक डिफरेंस यहाँ भी दे रहा है कि ऑल इंट्रॉन्स शेयर बेस सीक्वेंस GT at 5' and AG in the 3'. In complex eukaryotes, introns account for more than 10 times as much DNA as exons. 5' कैप स्टार्ट ऑफ mRNA पे है, इस प्रोसेस को कैपिंग कहते हैं। एंड पॉली एडिनोसिन टेल एट द एंड ऑफ mRNA, द प्रोसेस इज कॉल्ड टेलिंग। तो ये टेलिंग हो गया, यहाँ पे कैपिंग हो गया। दीज एडिशंस स्टेबलाइज द mRNA, अगर ये काम हो रहा है तो mRNA स्टेबलाइज हो रहा है। एंड डायरेक्ट इट्स ट्रांसपोर्ट फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। ये प्रोसेस यूकैरियोटिक जीन में कहाँ पे हुआ? न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियस के अंदर हुआ है। और प्रोटीन कहाँ बनेगा? साइटोप्लाज्म में। तो दीज mRNA हैव टू मूव फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म, से निकल के साइटोप्लाज्म में आना है। जब तक ये न्यूक्लियस के अंदर है इनको HNRNA, हेट्रोन्यूक्लियर RNA कहा जाता है। अब ये एक्टिव RNA mRNA बनेंगे, मैच्योर RNA बनेंगे mRNA, तो प्रोसेसिंग के बाद बनेंगे और mRNA मैच्योर होके साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही।